बार सभी पावन ओंकार का घोष करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए आज की दीक्षा को प्रारंभ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अनंत विद्याएं हैं, अपरिमित ज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने एक एक जड़ी बूटी पर, एक एक बीमारी के ऊपर, जीवन से जुड़े हुए एक एक प्रश्न, जीवन से जुड़ी हुई एक एक समस्या, उसके समाधान के ऊपर वर्षों तक शोध किया, अध्ययन किया, अनुभव किया, साक्षात्कार किया। उसके बाद हमें विरासत में ज्ञान दिया। उसी की चर्चा मैं आपके बीच कर रहा हूं। आज का हमारा विषय है आयुर्वेद का निचोड़, आयुर्वेद का सार। और आयुर्वेद और हमारा आरोग्य, आहार और हमारा आरोग्य, इन सब विषयों में बेसिक नॉलेज उस सबको होना चाहिए। यदि आहार के बारे में, बीमारियों के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होता है तो फिर कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई भी चिकित्सक हमें लूटता है और हमारा शरीर भी बर्बाद हो जाता है। शरीर की कुछ चीजें ऐसी हैं, एक बार थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, भाई हरिओम पवार जी जो हमारे अनन्य प्रशंसक हैं, बहुत प्रेमी हैं और देश के श्रेष्ठ कवि हैं ओज के, उनकी बहन, उनकी हालत यह हो गई, एक छोटी सी दवाई खाई थी बुखार की, वो आज डिस्ट्रिक्ट जज होती, लेकिन वो उस एक छोटी सी बुखार की दवाई से ऐसे मेडिकल से लाई, खरीद के खा ली। ऐसा रिएक्शन हुआ, पहले किडनी खराब हुई, फिर लीवर, फिर हार्ट, फिर स्किन, फिर हड्डियां, और अंत में तड़फती बिलखती करीब 1 साल के करीब उसने इतना दुख झेला और अंत में सदा सदा के लिए मौत के आगोश में समा गई। किसी को भी बुखार हो जाए, लो पैरासीटामोल, नो क्रोसिन और पता नहीं और दूसरी कैसी छोटी छोटी ऐसी गोलियां आती हैं, उनके इतने भयंकर रिएक्शन होते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को तो, गर्भवती माताओं को तो दवा लेनी ही नहीं चाहिए, और बच्चों को पेट के कीड़े की दवा और बुखार की तेज दवा, खास करके टाइफाइड की तेज दवा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मैं आज एक एक करके कुछ मूलभूत जानकारियां, बेसिक नॉलेज, प्राइमरी नॉलेज हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में आपके बीच रख रहा हूं। पहली शुरुआत करते हैं जो है
आहार से। आहार हमारे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा आधार है। हमारी रसोई यदि ठीक हो तो हम 99% बीमारियों से बच सकते हैं। पहली बात, दालें सभी छिलके वाली खाइए और सभी दालों को धो करके खाइए, सभी साग सब्जियों को, फलों को धो करके खाइए। मुनक्का है, अंजीर है। मैंने देखा 99% लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अक्सर मैं भी खजूर खा लेता हूं दूध के साथ, तो 99% लोग धो के नहीं देते। अब माताएं बहुत श्रद्धा रखती हैं, लेकिन ऐसे ला के रख देती। मैंने कहा धोते क्यों नहीं? बोली बाबा जी इसके मिठास चला जाएगा। अरे धोने से मिठास नहीं जाएगा, इसके ऊपर की गंदगी जाएगी। हम मुनक्का किशमिश खाते हैं, धो के नहीं खाते। दालें जो है पूरी तरह से धोइए। ज्यादातर दालों के ऊपर पॉलिश आती है आजकल, उनको चमकीला बनाने के लिए, वो सब करने के लिए ऐसे ऐसे खतरनाक रंग लगाते हैं, वो आपको कैंसर पैदा कर सकते हैं। मैं यहां आने से पहले काफी इसके ऊपर चिंतन कर रहा था, मंथन विचार कर रहा था। चीनी में, दालों में, जल में, हवा में, जो हम घरों में तेल खाते हैं, हल्दी खाते हैं, जीरा, नमक, मीठा, इन सब से, शाक सब्जियां, फल, इनमें से थोड़ा थोड़ा जहर आता है। और वो जहर, वो पॉइजन, वो विष, वो ऑक्सीडेंट्स, वो टॉक्सिन्स इतने ज्यादा हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, वही ऑटोइम्यून डिजीज का रूप लेते हैं, SLE, MS और कैंसर जैसी बीमारियां बन जाते हैं। इसलिए जितना भी हो सके ये रिस्क फैक्टर को कम कीजिए। तो मैं कह रहा हूं अवॉइड कीजिए, जहां जिन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। जो अब हवा को आप बदल नहीं सकते, ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में अलग हवा आ रही है और आपके घर में अलग हवा आ जाएगी, लेकिन आप पानी साफ पी सकते हैं। पानी एक तो छान के पीना चाहिए। घड़े में भी पानी रखते हैं तो उससे भी काफी फिल्टर हो जाता है, खास करके जो कुएं के साधारण, जिनको अक्सर थोड़ा शुद्ध पानी मिल जाता है। एक इसमें सबसे गड़बड़ी क्या होती है, जितने भी फिल्टर्स हैं ये उसके जो पोषक तत्व हैं उनको भी निकाल देते हैं दरअसल। उसके अंदर कैल्शियम होता है, उसके अंदर डिफरेंट प्रकार के मिनरल्स होते हैं। फिर वो जो आप बोतलों में पानी पीते हैं उसमें मिनरल ऐड करके देते हैं। जो मशीनें बनी हुई हैं, एक तो एक गंदगी को साफ करती हैं, वो ठीक है उतने तक। तो अक्सर जो नगर पालिकाओं में जो फिल्टर लगे हुए हैं वो ऐसे होते हैं, लेकिन वहां पर दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तो मिनरल्स हैं, एक उसके अंदर गंदगी है। तो गंदगी तो निकलनी चाहिए, लेकिन मिनरल्स भी साथ में निकाल देते हैं। ये जितने भी हम घरों के अंदर पानी को शुद्ध करने के लिए यंत्र लगा के रखते हैं, एक्वागार्ड, जो भी क्या क्या लगा के रखते हैं, जो भी इसके लिए हो सकता है, पानी को शुद्ध पीने की कोशिश कीजिए। देखो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें जाती हैं? पानी, हवा, आहार और विचार। ये जितने शुद्ध होंगे उतने हम ज्यादा स्वस्थ होंगे। हम इनपुट क्या क्या करते हैं? पानी, हवा 24 घंटा, हवा, पानी, फिर आहार, डिफरेंट प्रकार के जो भी ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, शाक सब्जियां, फल, अन्न आदि। हवा, पानी, अलग अलग प्रकार का आहार और मस्तिष्क में विचार। यह हमारे बॉडी में इनपुट होता है, हमारी बॉडी में, ब्रेन में। ये जितना इनपुट अच्छा होगा, शुद्ध होगा, शुद्ध आहार और शुद्ध विचार, ये हमारे स्वस्थ जीवन के आधार है। चलिए अब अगली बात, दालें सभी छिलके वाली प्रयोग किया करें और उनको धोकर के प्रयोग किया करें। अपवाद रूप में कभी खा लिया, मूंग की दाल, उड़द की दाल जो है धुली हुई, तो अलग बात है। रेगुलर मत खाइए। जितने भी छिलके वाली चीजें हैं वो एक तो उससे कब्ज नहीं होता है, गैस नहीं बनता है, और आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, त्वक वा ऐसा औषधि नाम सार। जो छिलका होता है वो किसी भी औषधि का, किसी भी अन्न का, किसी भी फल का, वो उसका सार तत्व होता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में सिखाते हैं कि सेब का छिलका मत उतारिए। एक दिन बहस हो गई, कुछ वैज्ञानिक लोग बैठे थे, बोले जी पेस्टिसाइड बहुत डालते हैं इसलिए छिलका उतार करके खाते हैं। तो भाई पेस्टिसाइड को छिलके पर थोड़ी धरा रहता है,
वो तो भीतर तक चला जाता है। इसलिए छिलका उतारना बेकार है। इसलिए छिलके सहित फलों को खाइए, जिनका छिलका खाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप केला भी छिलके सहित ही खाने लग जाए। चीकू को भी मैंने देखा, ज्यादातर प्राकृतिक चिकित्सा में भी कहा जाता है, और उसको आप अच्छे से गर्म पानी से धो लीजिए। अब आप सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड तो इसके ऊपर पड़ते हैं, अंगूर पर, ताकि उसका भी छिलका उतारोगे। सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड बैंगन के ऊपर पड़ते हैं, क्या उसका भी छिलका उतारोगे? गर्म पानी से अच्छे से धो लीजिए उनको। फिर अमरूद के बीज निकाल के मत फेंकिए। मैंने देखा ज्यादातर लोग अमरूद के बीज ही फेंक देते हैं, फिर खाते क्या हो भाई? तो अमरूद को कैसे काटना चाहिए? लंबा नहीं काटना चाहिए, गोल काटना चाहिए, जैसे टमाटर की सलाद काटते हैं ऐसे। फिर उसको साइड वाले भाग को चबा करके खाइए, और जो बीज वाला हिस्सा है, बीज का गुद्दा है, उसको मुंह में हल्का हल्का दांत लगाइए तो वो घुल जाएगा पूरा, और उससे पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ होगा। और सुबह उठ करके मोशन अच्छा हो जाए तो उतना तो मजा प्रमोशन में भी नहीं आता है। बात एकदम पेट हल्का रहता है, ये महत्वपूर्ण बात है। अमरूद के बीज निकाल के मत फेंकिए। हाँ, बाकी जिन चीजों के बीज निकालने, जैसे किशमिश है, मुनक्का के बीज निकालिए, वो बहुत हार्ड होते हैं, वो इंटेस्टाइन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और अमरूद के बीज भी चबा के मत खाइए। लेकिन बाकी चीजों में, जैसे आप अनार खाते हैं, तो अनार हार्ट के लिए और पेट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और जो है इंटेस्टाइन की बीमारियों के लिए, कोलाइटिस के लिए। कोलेस्ट्रॉल और कोलाइटिस का दुश्मन है अनार। कहते हैं एक अनार 100 बीमार। आपका कितना ही पेट खराब हो, कितना इंडाइजेशन हो रहा हो, भूख ना लग रही हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, और इंडाइजेशन, कई तरह की पेट की बीमारियां हों, सबसे अच्छा है और बेल। दूध मत पीना। इनको पेट की बीमारियां, खास करके गैस की, कोलाइटिस की बीमारी में तो जो है दूध नहीं पीना, छाछ पीना, वो उसकी दवाई है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। उससे शाकाहारियों को विटामिन B12 मिलता है, उससे कैल्शियम मिलता है। वो प्रोटीन का है, कैल्शियम का, विटामिन B12 का, डिफरेंट मिनरल्स का सबसे रिच सोर्स है। आयरन को छोड़ करके बाकी सभी मिनरल्स, सभी विटामिन, सभी न्यूट्रिएंट्स, सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और बॉडी को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की। प्रोटीन का भी सबसे रिच सोर्स, सबसे मजबूत स्रोत वो मिल्क है। तो जिनको जैसे कोलाइटिस है, कोलाइटिस उसको बोलते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है। बच्चों को भी बहुत होती है बीमारी, आजकल बड़ों को तो बहुतों को ही होती है। खाना खाया, नाश्ता किया, टॉयलेट, थोड़ा थोड़ा करके टॉयलेट, फिर मरोड़ा होता है। तो उसमें दूध नहीं पीना, घी नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। मीठे फ्रूट ले सकते हैं, फिर आप उसमें बताएंगे पूरा आगे उपचार। तो मैं बात आपसे कर रहा था कि अनार, एक अनार 100 बीमार जो कहा जाता था, वास्तव में सही है। कोलेस्ट्रॉल और कोलाइटिस के लिए तो इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। अब कभी भी इसका प्रयोग करना, अपने ऊपर या बच्चों के ऊपर। कभी अब दस्त हो जाते हैं, हम तुरंत गोलियां खाते हैं, वो पेट खराब, 2-3 दिन तक पेट खराब रहता है। पहले दस्त से पेट खराब हुआ, फिर दस्त को रोकने के लिए जो गोली खाई, उन्होंने 2-3 दिन पेट खराब कर दिया। भाई अनार खा लो, दस्त ठीक हो जाएगा। बच्चे को अनार की 1 चम्मच जूस पिला दीजिए, उसका पेट ठीक हो जाएगा। ज्यादा ही बच्चे को दस्त लगे, जो कुटजारिष्ट रख लीजिए घर में, शंख या मुक्ता शुक्ति भस्म मिला के रख लीजिए, चने के दाल के बराबर शहद से चटा दीजिए, दस्त ठीक हो जाता है। पशु को भी दस्त लग जाता है तो कुटजारिष्ट ठीक हो जाता है। मैंने तो खुद प्रयोग किया है, क्योंकि हम तो गायों की सेवा करते रहे बचपन से। अनार, इसी तरह से आटा हमेशा मोटा खाना चाहिए। पतला आटा आंतों को चिपक जाता है। पतला आटा अच्छा नहीं होता। जो मैदा वाली जितनी भी चीजें हैं उसको अवॉइड कीजिए। और ये बच्चे जो मैगी खाते हैं, ये सबसे बेकार चीज है। मुझे लगता है हमको मोटे आटे की मैगी भी बनानी पड़ेगी। बच्चे, और मैंने ऐसा सुना, मैंने तो जिंदगी में कभी खाया नहीं, मुझे तो देख करके कीड़े कीड़े से लगते हो ऐसे। मैदा वाली चीजें ना आंतों में चिपक जाती है, और बाद में उनको बच्चों को टेस्ट डेवलप हो जाता है उसका, और वो फिर हैबिचुअल हो जाते हैं उसके, और उनके पेट बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं, और भविष्य में जाके उनको बड़ी बीमारियां होती हैं उन बच्चों को।
कोलाइटिस, इंडाइजेशन, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर उनको पायस, फिसर, फिस्ट्यूला और डिफरेंट प्रकार के उनके डेफिशिएंसी विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ये है ना, इस चीज़ से बचिए। विदेशों में अब ट्रेंड बदल गया, वहाँ मैदा वाली ब्रेड खाने का ट्रेंड ही खत्म हो गया, वहाँ मोटे आटे की ब्रेड खाने लग गए हैं लोग। फिर 7 ग्रेन्स, 9 ग्रेन्स, ये तो हमने यहाँ शुरू किया, हिंदुस्तान में तो नहीं, तो परंपरा ही नहीं थी। पहले मिला जुला खाते थे, मिलजुल के रहते थे। मिला जुला अनाज खाओ, कभी भी एक जैसा अनाज मत खाइए। किसी को गेहूं की आदत पड़ी हुई है, किसी को बाजरे की, किसी को मकई की, किसी को रागी की, किसी को चावल की, किसी को अलग अलग प्रकार की, हम एक तरह की आदत डेवलप कर लेते हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, उससे आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स, पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। एक तरह का अनाज और एक तरह के तेल, एक ही तरह की सब्जियां, ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कुछ न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे जवार से, कुछ बाजरा से, कुछ मकई से, कुछ चौलाई से, कुछ सिंघाड़े से, कुछ चने से, कुछ जौ से, अलग अलग से। इसलिए हमने 9 अनाजों का एक आटा बनाया कि आप रोज उस आटे को नहीं खा सकते, आप समर्थ हैं। थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि अनाज ही थोड़े महंगे हैं, चना थोड़ा महंगा है, फिर इसमें चौलाई बहुत महंगी है, सिंघाड़ा महंगा है, और पहले महंगा नहीं भी था, तो जब से हमने आरोग्य आटा बनाया तो अच्छी बात है, किसानों को थोड़ा मूल्य ज्यादा भी मिला, लेकिन इससे फायदा आपको बहुत है। चलो दूसरे आटे से थोड़ा महंगा है ये, आप 1 किलो में 200-250 ग्राम इसको मिला लीजिए। 1 किलो गेहूं का आटा, उसमें ये मिला लीजिए। इसमें है गेहूं, 9 अनाज हम मिलाते हैं, आप ही घर में मिला करके बना सकते हैं। गेहूं 1 किलो, चना, सोयाबीन, जवार, बाजरा, मकई, चना, सोयाबीन, जवार, बाजरा, मकई, फिर चौलाई, फिर जौ, फिर सिंघाड़ा। चना, सोयाबीन, जवार, बाजरा, मकई 100-100 ग्राम और 250-250 ग्राम चौलाई, सिंघाड़ा और जौ। अब इनको मिला लीजिए। नहीं तो आरोग्य आटा बना हुआ आपने मिल ही जाता आपको, नवरत्न आटा, हमने 9 चीजें मिलाई इसलिए 9 धान्य, 9 ग्रेन्स का आटा है। इसी से यह आरोग्य बिस्किट हमने बनाया, इसमें फिर लौकी और गाजर ये और मिला दिया, लौकी, गाजर, पालक, उससे जो है उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। मेरा कहने का मतलब है, आप एक तरह का अनाज खाने का आदी मत बनिए, उससे क्या आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। फिर आपको कैल्शियम की गोली खानी पड़ती है, फिर आयरन की गोलियां खानी पड़ती हैं, फिर डिफरेंट प्रकार के जो है विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, विटामिन की टैबलेट खानी पड़ती है, और विटामिन की टैबलेट बहुत डेंजरस है। आर्टिफिशियल जो भी चीज अंदर जाएगी, जो नेचुरल है वो उसका बिल्कुल अलग इफेक्ट होता है। तो मैंने कहा अनाज बदल बदल के खाइए, जिससे कि आपके शरीर को पूरा पोषण मिलता रहे, किसी भी एक चीज की डेफिशिएंसी। अब विटामिन B12 कम हो गया आपका, विटामिन D आपका कम हो गया, तो आपके शरीर में बहुत तरह की कमजोरियां, चक्कर आना, बेहोशी आना, यहां तक कि ज्यादा इनकी डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो आपको ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती। तो ये पहले हमारा कल्चर था, मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो। मिला जुला खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, और मिलजुल के रहोगे तो सुखी रहोगे। तो स्वस्थ और सुखी रहने का मंत्र है मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो। चलो अगली बात, तेल एक तरह का क्यों नहीं खाना? कुछ लोगों को सरसों का तेल, कुछ लोगों को मूंगफली का तेल, कुछ लोगों को कपासिया का तेल, कुछ लोगों को नारियल का तेल, कुछ लोगों को फिर तिल का तेल। अलग अलग तेल खाने का टेस्ट डेवलप हो जाता है। तेल भी बदल बदल के खाइए, अलग अलग तेलों में अलग अलग प्रकार के जो है पोषक तत्व होते हैं। तेलों में वैसे सबसे श्रेष्ठ तेल जो है वो उत्तर भारतीयों के लिए, और जो पूर्व में पश्चिम में रहते हैं वो भी उनके भी शरीर को अनुकूल पड़ता है, सरसों का तेल, जो बहुत मात्रा में होता है। ये जो बाहर से विदेशों से इंपोर्ट होकर के अलग अलग प्रकार के तेल आ रहे हैं आजकल, और जितने भी रिफाइंड ऑयल प्रयोग कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए उतने लाभप्रद नहीं है। और इसमें तेल में जो ये वेजिटेबल ऑयल के नाम से जो आता है, उसको जमा देते हैं हाइड्रोजन के द्वारा। ओहो, ये तो बड़ा खतरनाक है। क्या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन से, किससे जमाते हैं उसको? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से उसको जमा देते हैं, और वो इतना खतरनाक होता है,
उसके रूल्स का तो कोई फॉलो करता ही नहीं। रूल्स में कि उसमें आपको ये जो पाम ऑयल और दूसरी तरह की बेकार घटिया घटिया तेल मिलाने की क्वांटिटी निश्चित की हुई गवर्नमेंट ने, लेकिन उसमें 99% तक जो बनाते मैन्युफैक्चरिंग करते, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई सच्ची सच्ची बता दो मेरे से, तो तुम्हारे ब्रांड का नाम नहीं बताता मैं, तुम करते क्या हो? तो 99% लोग इसमें पाम ऑयल और तमाम तरह की और उल्टी सीधी चीजें जो सबसे घटिया घटिया चीजें होती हैं वो इसमें मिला देते हैं और उसको हाइड्रोजन के द्वारा फिर उसको ये दाने दाने कर देते हैं। लोग सोचते हैं घी खा रहे हैं। अरे घी खाना है तो घी खा लो, तेल खाना है तो तेल ही खाओ। ये जो वनस्पति घी के नाम पर आ रहा है ये तो बहुत ही डेंजरस है। इसको तो आप घर में एंट्री ही मत दीजिए कभी भी। और उसके बने हुए, उसको पहले एक डालडा कंपनी थी उसी के नाम से होगा, डालडा घी बोलते हैं। ये जो वनस्पति घी है ये 42 डिग्री सेल्सियस पर तो पिघलता है, मेल्ट होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो इससे तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ये तो जाकर के शरीर में बहुत तरह के नुकसान करता है। ये तो कभी भी मत खाना वनस्पति घी। आटा मोटा होना चाहिए और आटा चोकर सही तो होना चाहिए। गांव में भी लोगों को पता नहीं, इसलिए ऊपर को छान करके ऊपर का भैंसों को खिला देती है, गाय भैंसों को। नीचे वाला खुद खाते। गाय भैंस उसको खा करके अच्छा दूध देती है और इनका दूध सूख रहा है। चोकर किसी भी, मैंने कहा एक सिद्धांत बताया भी, छिलका सभी, चाहे गेहूं का है, चाहे चने का है, चाहे सेव का है, चाहे मूंग का है, त्वक व औषधि नाम सार है। जो छिलका है वो उसका सार है। इसलिए आयुर्वेद में तो ज्यादातर जो औषधियां होती है छिलकों से बनती है। उसके अर्जुन की छाल, चित्रक मूल की छाल, अलग अलग पेड़ों, अशोक की छाल, वो शौनाक की छाल, अलग अलग औषधियों की जो छाल होती है उसमें बहुत गुण होते हैं। और ये जो इनके ऊपर का जो छिलका आता है ना अन्नों के ऊपर, इसको बहुत जरूरी होने पर कुछ शाक सब्जियों का छिलका उतारा जाता है, बाकी जरूरत नहीं है। अब अगली बात, जितना हो सके कच्चा खाने की आदत डालिए। 50-50 तो होना ही चाहिए। कच्चा सलाद, चाहे वो गाजर की सलाद है, टमाटर की सलाद है, खीरा की सलाद है, पत्ता गोभी की सलाद है, बंद गोभी की सलाद है, जितनी भी सलाद हैं। फिर अंकुरित अन्न है, स्प्राउट्स, अंकुरित अन्न कच्चा हो गया वो भी। अब अंकुरित तो करते हैं लोग, फिर उसको पका के फिर नमक नुमक ये वो सब डाल करके कबाड़ा कर देते हैं। नेचुरल टेस्ट तो लोगों को पता ही नहीं। अब दूध का बहुत लोगों को टेस्ट ही नहीं पता, क्योंकि हमेशा मीठा डाल के पीते हैं। आप सब चीजों को नेचुरल रूप में जितना खाएंगे उतना ज्यादा आपकी सेहत के लिए लाभप्रद है। हम चीजों को बिगाड़ करके खाते हैं, ये ठीक नहीं। सलाद खाएंगे तो उसके ऊपर नमक डाल देंगे, चलो नींबू तक ठीक है, नींबू आपको दाल आदि में डाल के लेते हैं, ठीक, वो एंटीटॉक्सिन है, उसके और भी गुण हैं। तो हर चीज को बिगाड़ के मत खाइए। अच्छा, सलाद कच्चा 50% का एवरेज रखिए। बहुत से लोग तो कच्चा आहार ही करते हैं, पका हुआ खाते नहीं। वैसे मनुष्य भी सृष्टि के आदि में उसका जो अस्तित्व पैदा हुआ तो पका हुआ बहुत कम खाता था। अब धीरे धीरे हम ज्यादातर, मैक्सिमम लोगों के तो 100%, किसी के 90% वो पका हुआ ही खाते हैं। इसको कम कीजिए। जिनका हम जूस पीते हैं, जैसे संतरा का जूस पीते हैं, सेब का जूस पीते हैं, अनार का जूस पीते हैं, जूस कम पीजिए। कोशिश कीजिए कि उस फाइबर के साथ चीजों को खा सके तो ज्यादा बेहतर। जैसे अनार मैंने देखा उसके फाइबर के साथ लेते हैं तो ज्यादा गुण करता है वो। संतरा का भी प्राकृतिक ऊपर वाला छिलका तो उतार दो, लेकिन अंदर से जो संतरा के चारों तरफ जो चिपके रहते हैं ना, उनको भी उधेड़ उधेड़ के बिल्कुल संतरा ही खाएंगे। मैंने ऊपर की चमड़ी पूरी उधेड़ दी उसकी, तो छिलके के ऊपर जो लगा हुआ है उसको नहीं दीजिए। छोटी छोटी बातें ये हमें सिखाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता, इसलिए हम इन चीजों के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। पानी कितना पिए? एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पर्याप्त है। जो ज्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं थोड़ा, फिर बहुत ज्यादा काम करते हैं, पसीना बहुत आता है, उनके लिए अपवाद अलग हो गया। 3 लीटर पानी तो जो एयर कंडीशन में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, घर में रहते हैं, धूप में नहीं चलते हैं, पसीना भी नहीं आता, तो भी 3 लीटर पानी तो कम से कम सबके शरीर में जाना चाहिए। पानी या कोई भी लिक्विड 3 से 4 लीटर। इससे ज्यादा होगा तो किडनी के ऊपर, हार्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, डेंजरस होगा।
इससे कम होगा तो आपकी स्किन खराब होगी, आपके चेहरे पर फुंसियां होंगी, आपके हार्ट के लिए खराब होगा, आपकी किडनी खराब होगी, आपका पेट खराब होगा, आपको इंडाइजेशन होगा, आपको हाई बीपी होगा, आपको आंखों की समस्या होगी, आपके बाल जल्दी झड़ेंगे। अब 3 लीटर तो कम से कम, उसमें सुबह करीब 1 लीटर, आधा से 1 लीटर पानी सुबह सुबह पी लीजिए, बाकी 2 लीटर दिन भर में आ जाएगा। पानी कुछ पसीना बन के फिर यूरिन के रास्ते से, मूत्र के रास्ते से निकलता ही है। सर्दियों में ज्यादा यूरिन के रास्ते से, मूत्र के रास्ते से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जरूरी है शरीर के लिए। कम पानी पीने से ही लोगों को ये सब, किडनी में स्टोन, फिर किडनी फेलियर, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, फिर स्किन की डिसऑर्डर्स, फिर जो है न्यूरो प्रॉब्लम्स, फिर जो है बालों का उड़ना, झड़ना, आंखों की समस्या, ये सब होता है। अब छोटी सी बात है, सबको बताइए। अगली बात, कभी भी खड़े खड़े पानी मत पीजिए, बैठ करके पानी पीना। खड़े खड़े पानी पीने से ये 5-10 सालों में इसका असर होता है। मैंने भी ये गलती की, मैं भी खड़ा खड़ा पीता था, उठे खड़े खड़े पानी पी लिया, 5-10 साल पिया होगा, बाद में घुटने चरण मरण करने लगे। मैंने ये क्या हो गया? बैठ करके पीना शुरू कर दिया, 15-20 दिन में ठीक हो गए। छोटी सी बात है ये। जितनों के भी घुटने चरण मरण कर रहे हैं ना, कार्टिलेज घिस गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, अब वो नीचे नहीं बैठ सकते, अब तो गड़बड़ी हो गए, तो आप कुर्सी पे बैठ के पी लिया करो। कभी भी ये खड़े खड़े पशुओं की तरह पानी मत पिया करो। कुछ पशुओं की प्रकृति है, वो उनके लिए ठीक है, तुम अपने ऊपर अप्लाई मत करो उसको। खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना, खड़े खड़े मूतना, हाँ ये सारा मतलब लोग उसको फैशन समझते हैं। बैठ करके पानी पीजिए ऐसे, जो स्वस्थ है, जिनके घुटने खराब हो कुर्सी पर बैठ के पी लेना। पानी जल्दी जल्दी नहीं पीना चाहिए। लिक्विड को ऐसे लो जैसे सॉलिड चीज को ले रहे हैं, और सॉलिड को इतना चबाओ कि वो लिक्विड हो जाए। ये खाने का सिद्धांत बता दिया आपको। लिक्विड को सॉलिड की तरह और सॉलिड को लिक्विड करके खाना, इसका मतलब चबा चबा करके खाना। प्राकृतिक चिकित्सा में एक वाक्य लिखा जाता है बार बार, दांतों का काम आंतों से मत लीजिए। भगवान ने दांत आंतों में नहीं मुख में लगाए हुए हैं, उनका काम उनसे लीजिए। ये छोटी सी बात है, ये निचोड़ बातें हैं, मैं इनका की व्याख्या ज्यादा नहीं कर रहा हूं। जितना मुंह में चीजों को चबाते हैं, इसकी इतनी बड़ी व्याख्या है, मैं इसके ऊपर बोलूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। कितने करोड़ों जो है वो छोटी छोटी ग्रंथियां हैं हमारे मुंह में, हमारे फिर आंतों में, ये सब आहार नली में। वो जितना खाना धीरे धीरे जाता है, जितना हम चबाते हैं, उतना उनसे रस निकलते हैं, वो फिर अंदर ये प्रभाव करते हैं। ये बड़ा विज्ञान है पूरा। सलाइवा, ये जो पाचक रस, लार जितनी मिलेगी खाने में, उतना भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, उससे वेट नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। ये सब चीजें महत्वपूर्ण। और आपका खाना ज्यादा नहीं खाएंगे आप, डाइट पर कंट्रोल आ जाएगा। डाइट पर कंट्रोल, वेट पर कंट्रोल, न्यूट्रिशन की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। नहीं तो आप जो खाना खाते हो ऊपर से खाया, नीचे से निकल गया। भाई खाना पैखाने में निकालने के लिए नहीं खाया। 2 तरह के लोग हैं, कुछ उल्टी करते हैं, फिर कुछ खा करके लैट्रिन में से निकाल देते हैं। अरे बीच में हजम तो होना चाहिए ना भाई। उससे कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलने चाहिए। वो कब मिलेंगे? जब चबा चबा के खाएंगे। तो बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो बच्चों को आदत डालिए, चबा चबा के खाएं। कुछ लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, कुछ लोग, अब खाने का भी तरीका होता है, बैठने का भी तरीका होता है, सोने का भी तरीका होता है, वो भी बताता है। हमारे संत शास्त्र यही बताते हैं, छोटी छोटी बातें। सुनो, कुछ खाएंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे चप चप करते हैं, पड़ोसियों को देख करके हंसी आती है, उनको पता ही नहीं लगता क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है। तो हम बच्चे थे तो मुझे अभी भी याद है, माँ जो है वो सरसों का डंडा सा होता था जिससे चूल्हे में रोटी पकाती थी। हैं क्या कुत्ते की तरह चप चप कर रहा है, ठीक से खा रोटी। पैर घिसट घिसट के चलते थे, बोले पैर टूट के, पैर उठा के चल। अब उनको तो ये लोभ रहता था, पैर घिसट के चलेगा तो चप्पल जल्दी घिसेगी और पैसे खर्च होंगे। लेकिन वो ठीक नहीं है, वो अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है।
तो खैर, आपको मैंने छोटी सी बात बताई, खाना मुंह बंद करके, खोल करके, इसका मतलब मुंह बंद करके ग्रास कैसे डालोगे? मतलब जब ग्रास अंदर चला गया तो उसके बाद ऐसे खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। फिर खाने के तुरंत बाद मुंह जरूर साफ करना चाहिए। कचरा दांतों का खतरा है। हिंदुस्तान में 99% लोगों के दांत खराब है, 99%। और आपकी भी जिनकी उम्र 40 के आसपास पहुंच चुकी है, सबको दांतों की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। बोलो, है कि नहीं? कितने भाई बहन हैं जिनको दांतों की समस्या है? जरा ईमानदारी से बताना। कोई भी, ठंडा गर्म लगना, कैविटी होना, कुछ ना कुछ कीड़ा काड़ा बोलते हैं ना, जो आप काले काले पड़ गए, उठाना हाथ। कुछ तो संकोच की मारी नहीं उठा रहे, ज्यादातर को है? क्यों? खाना खाओ, नाश्ता करो, चाय पियो, कुछ भी आपने लिया पानी के अलावा जूस से लेकर के कुछ भी आपने लिया, तो उसके बाद कुल्ला करना चाहिए। बार बार ब्रश भी नहीं करना चाहिए, उससे फिर दांतों की ऊपर की लेयर खत्म हो जाती है, फिर दांत बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ठंडा गर्म लगता है, उससे नुकसान होता है। हर बार कुल्ला करना चाहिए। और कुल्ला ऐसे नहीं, कुछ मुंह में ऐसे लिया, ऐसा उसको अच्छी तरह से, उसको दांतों के अंदर से पिचकारी सी मारे हो पानी, फिर अंगुली से थोड़ा मसाज कीजिए, और दांतों के अपने साइज के हिसाब से थोड़ा ब्रश का इंतजाम कीजिए। किसी के दांतों में गैप है, किसी के कैसे दांत हैं, किसी के कैसे दांत हैं, उसके अनुसार दांतों की सफाई का पूरा ख्याल कीजिए। हमारी माँ बोला करती थी, जब भी कोई मीठा आदि खा लिया, बोले कुल्ला करके जाओ, भूत चिपक जाएंगे। हमें बाद में पता लगा भूत भात तो कुछ नहीं होते, बीमारी का भूत आ जाता है। दांत कीड़ा पड़ना क्या होता है? दांतों के अंदर की हड्डी गलने लग जाती है, उसको कीड़ा लगना बोलते हैं। एक्चुअली दांतों के अंदर कोई कीड़ा नहीं होता है। हम भी बच्चे थे तब हमने वो देखा, बहुत लोग दांतों के कीड़े निकालते रहते थे, पता नहीं क्या केमिकल सा देते, बोल देखो कीड़ा चल रहा है। कीड़ा होता ही नहीं है भाई। दांतों के अंदर वो बैक्टीरिया इस तरह की जमा हो जाती, जब सड़न पैदा होती है ना, वही दांतों में फिर गड़बड़ करती है। दांतों के अंदर ब्रश जो है वो ऐसे करना चाहिए, और बहुत देर तक ब्रश नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर करना चाहिए। दातुन थोड़ा देर तक कर सकते हो आप, नीम बबूल आदि का, वो ज्यादा बेस्ट है, उससे दांत नेचुरली ठीक रहते हैं। कभी कभी गन्ना चबा लिया करो, कभी कभी चने चबा लिया करो। पहले दांत होते थे 32, और अब आजकल कितने होने लग गए? 28 होने लग गए। पहले बोलते थे तेरी 32 ही बाहर आ जाएगी, फिर अब तो ये 32 ही, अब आगे इतिहास में बच्चे पढ़ा करेंगे, हमारे बड़ों को 32 दांत हुआ करते थे, क्योंकि दांतों की एक्सरसाइज अब बंद हो गई है। न चना खाते हैं, न गन्ना खाते हैं, और कोई भी न दातुन करते हैं, तो दांतों की तो एक्सरसाइज होती ही नहीं। वही मैगी, वही कोका कोला, वही पेप्सी, वही बर्गर पिज्जा, ये सब हार्ड चीज भी खानी चाहिए कभी कभी, चबा चबा के। खैर, और दांत साफ करने चाहिए। और खाने के बारे में कितनी बात बताऊं। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाने के तुरंत बाद 1-2 घूंट पानी पीना चाहिए। शुरुआत में 1-2 घूंट पानी पीना चाहिए, उसको आचमन बोलते हैं। भगवान का स्मरण करके खाना खाते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। 3 व्रत बताए शास्त्र में, अन्नम न निंद्यात, अन्नम न परिचक्षित, अन्नम बहु कुर्वीत। अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने जिंदगी में आज तक एक बार भी कभी अन्न की निंदा नहीं की। माँ ने जब बचपन में हम खेत में काम करते थे, तो ऐसे बच्चे थे, तो ऐसे ही पता नहीं गेहूं या बाजरा था, पैर से मारा, बच्चे दाने दूर तक उड़ते थे तो अच्छा लगता था। तो बोले बेटा, अन्न भगवान का रूप होता है, इसको पैर नहीं लगाना चाहिए। जैसे पुस्तक को पैर लग जाते तो पहले से ये तो जो है विद्या माता है, इसका सम्मान करना चाहिए, ऐसे सिखाते हैं। तो उस समय से मैंने सीखा, बाद में शास्त्र पढ़ा मैंने तो, लेकिन आज तक जिंदगी में कभी भी ये शिकायत नहीं की कि अब तो खैर रोटी बंद हो, अनाज बंद कर दिया 15 साल पहले, लेकिन जब तक है अभी भी कुछ ना, साग सब्जी तो लेता ही हूं ना। हमें एक दिन दही मेरे को दिया, तो बोले जी इसमें मीठा डाल लो। वो मीठे की जगह उसने चम्मच भर के नमक डाल दिया, बुरा समझ के। फिर मैंने खा लिया, बोले बाबू जी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। फिर जब मैं वहां से आ गया तो दूसरे दिन फोन आया, बाबा जी माफ कर देना, हमने आपको मीठे की जगह नमक खिला दिया। हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। घर में इसी बात के लिए कुछ लोग तो झगड़ा करते रहते, नहीं, अन्न की कभी निंदा मत करो, जो है
ठीक है, कभी थोड़ा नमक ज्यादा, जीरा, ये वो, कोई जल गई रोटी, थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, इसके बारे में ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अन्नम अन्नम न परिचक्षित है, अन्नम बहुकुर्वीत। और एक और बात, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे बड़े कहते खाओ मन भर, चाहिए आपको इतनी कैपेसिटी है कि आप खूब खा सकते, खा लो। खाओ मन भर, छोड़ो नहीं कण भर। हमें तो फिर गंगोत्री में हम गए तो वहां तो हमें थाली में पानी डाल करके फिर पिलाते थे, और छोटे थे तब वो चाटते थे। वो चाटने वाला तो अलग ही मजा है। जिनको आदत दक्षिण वालों को, या जो उत्तर भारत में भी तो चाटते हैं ना, उसके बाद अब थाली में अन्न को छोड़ना तो वो गलत बात है ना। इसको आप इकोनॉमिकली देखें, फिजिकली देखें, सोशली देखें तो गलत बात है। आप कोई भी झूठा मत छोड़िए, ठीक है। और कोशिश कीजिए घरों में भी जब आप रहते हैं तो बर्तन कम से कम साफ करने वाली जगह तक तो रख दिया करो। कुछ छोटी छोटी चीजों में हम ऐसे करते हैं कि ये काम तो लेडीज का है। अरे भाई, बर्तन तो वहां तक तो पहुंचा दे, ठीक है। तुम ज्यादा बिजी रहते हो, घर में रहते हो, सेवा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी अंडरवियर तो धो लिया करो। वो भी छोड़ करके चले जाएंगे बाथरूम में। मुझे क्यों पता, मुझे कई जगह मैं घरों में जाता हूं तो पेशाब करने के लिए घुसा तो पहले वही सेटिंग करते हैं, इधर अंडरवियर को छिपाया, उधर उसको छिपाया। अरे भाई, अपने कुछ काम अपने हाथ से करने की रखा। मैंने बहुत लोगों को देखा अपने कपड़े खुद ही धोते हैं। पत्नी आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कपड़े के लिए आई है, धो देती है। वो प्यार, आपस की मोहब्बत अलग बात है। और कभी बीमार हो जाए पत्नी तो क्या एक दिन भी आपने धोए कपड़े, तुरंत उसकी बहन को बुला लेते, बोले तेरी बहन बीमार हो रही है, मां को बुला ले और किसी ने बुला ले। बहने बड़ी खुश हुई, बोले बाबा जी मारी भी एक आधी बात कही। नहीं, सच्ची बात है, इसमें क्या दिक्कत है? पत्नी बीमार होगी तो दो कपड़े क्या दिक्कत हो रही है? एक दो दिन, वो सारी जिंदगी भर धो रही है तुम्हारे। खैर, कुछ अपने हाथ से कपड़े धोने से बहुत सी एक्सरसाइज हो जाती है। जो है घर में झाड़ू लगाने से, पोछा करने से, थोड़ा बहुत काम अपने हाथों से किया करो, क्या दिक्कत है? हमने खुद कि अब अति व्यस्त होने के बाद थोड़ा कम काम करना पड़ता, नहीं तो हम तो खुद इसको रुचि पूर्वक करते हैं, बहुत भाव से करते हैं, अच्छी बात है। खैर, अब अगली बात, खाने बैठ करके मैंने कहा था पानी पीना चाहिए, और सुबह सुबह पानी जरूर पीना चाहिए। फिर सुबह जब पानी पीते हो तो मुंह में पानी भर के ऐसे आंखों पर छींटे मारने चाहिए, आंखों के लिए, और आंखों के नीचे फिर कालीमा नहीं आएगी, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी आंखों के नीचे ब्लैकिश हो गया है ना, ये मुंह में पानी भर के आंखों पे छींटे मारना शुरू कर दो। और ज्यादा ब्लैकिश है तो थोड़ा एलोवेरा लगा लेना, ब्लैकिश पना दूर हो जाएगा। जेंट्स को यहाँ साइड में हो जाता है, उसके लिए फिर वो ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम आदि दे रखे हैं, वो फायदे करते हैं। एलोवेरा तो सबके लिए बेस्ट है। एक के साथ ना छोटी छोटी चीज दूसरी भी मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। खाने के बाद 1 घंटे बाद मैंने पानी पीने के लिए बोला। जिनको मोटापा है, जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको अस्थमा का एलर्जी, जिनको गर्म पानी ही पीना चाहिए, ये उनकी दवाई है। खाली आप गर्म पानी पीते हैं। अब गर्म पानी, मैं इसी के ऊपर बात करता हूं थोड़ी देर। गर्म पानी मतलब गरम गरम पीना चाहिए, बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं, जितना पी सके। नहीं ऐसे आप जैसे गरम दूध पीते हो, गरम चाय पीते हो, ऐसे ही पी लो। जिनको एसिडिटी है उनको थोड़ा जो है ज्यादा तेज गर्म पानी पीने से दिक्कत होती है, इसलिए वो थोड़ा गुनगुना वैसा पी लें। वो गुनगुना पिए, बाकी गर्म पिए। एक वाम होता है जिसको हम गुनगुना बोलते हैं, एक गरम। गरम का मतलब गरम। मैं खुद भी पीता हूं, लेकिन जिनको एसिडिटी है उनको ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना, उनको तो गुनगुना ही पीना चाहिए। देखिए, मैं 1-2 व्यक्तियों का नहीं, करोड़ों व्यक्तियों का उदाहरण दे रहा हूं आपको। अमेरिका का लोग ठंड के बावजूद भी ठंडे ज्यादा पीते हैं, पानी आइस डालकर तक के पीते हैं, और गर्म पानी पीने की आदत नहीं उनको, सब मोटे मोटे हो रखे। चीन, जापान के लोग सुबह से शाम तक चाय के बहाने जो भी वो पीते हैं, अलग अलग प्रकार की टी पीते हैं। हमारे यहां पर वो परंपरा नहीं है। तुलसी की, जैस्मिन की, इसकी अलग अलग जड़ी बूटियां उन्होंने बना रखी, वो थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ा टेस्ट उससे डेवलप हो जाता है। वो सुबह से शाम तक गर्म पानी पीते रहते हैं। 99% लोग वहां मोटे नहीं होते। आप चीन में देख लो, जापान में देख लो। हमको पानी एक बहुत बड़ी चीज है, उसको गर्म पीजिए।
आदत बना लीजिए। शुरू में गर्म पानी पीते ना, थोड़ी वैसे उससे आदत नहीं होती है, तो धीरे धीरे आदत बना लीजिए। मैं पिछले करीब 10 सालों से तो प्रयोग ज्यादा कर रहा हूं। पहले मेरा गला बहुत बैठ जाता था, मैं इतना बोलता था, तो फिर अच्छा पानी ऐसी सामान्य पानी पी लेता था। फ्रिज का पानी तो हम कभी पीते नहीं थे, घड़े का पीते थे। लेकिन अब मैं 99% गर्म पानी ही पीता हूं। गर्मी में भी मैं तो गर्म पानी पीता हूं, क्योंकि इतना बोलना पड़ता है और इतना पसीने पसीना होकर क्या, फिर ठंडा पानी पी लो तो फिर गला खराब होगा। मैं तो गर्म पानी ही पीता हूं। अरे एकदम फर्स्ट क्लास रहती है तबीयत, गर्म पानी पियो। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आपने यदि एक एक बात सीख ली ना, यहां से ये काम आएगी आपको, औरों को बताना, नोट कर लो इन चीजों को, छोटी छोटी बातें हैं। पानी फिर दिन में थोड़े थोड़े अंतर से पीते रहना चाहिए। कम पानी पीते ना, उससे मैंने बहुत बता दिया। एक एक बीमारी आपको, किडनी स्टोन, गाल स्टोन, इसी से हो रहे हैं सबको। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, फिर पेट की बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब चीजें। कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में ना। ये पानी की मात्रा पूरी रहनी चाहिए कहीं पर भी। ये पानी तो पूरे शरीर में जाता है। एक बात याद रखो, आहार कोई भी, जो भी भीतर इंपुट हो रहा है सब ब्लड में जाकर के घुल जाता है। मैंने 4 चीजें बताई। इंपुट क्या क्या होती हैं? गंध, नाक से क्या जाता है? हवा, पानी, आहार, 4 चीजों का। ये सारी चीजें जाके कहां घुलती हैं? ऐसा थोड़ी खाना ऊपर से गया नीचे से निकल गया, कोई बात इधर से सुनी इधर से निकल गई। सारे विचार कहां जाते हैं? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कहां जाते हैं? हाइपोथैलेमस सिस्टम में। हाइपोथैलेमस सिस्टम में विचार जो है, ये विचार जो हम बाहर से सुन रहे हैं, शब्द तो खाली कान सुनते हैं, गंध खाली नाक से महसूस होती है, दिखता है कैमरा तो खाली आंखों में लगा हुआ है, दिमाग में कैमरा थोड़ी लगा हुआ है। तो मस्तिष्क वो आंखों को नहीं समझता, वो कान को नहीं समझता, वो नाक को नहीं समझता, वो स्वाद को नहीं समझता, वो केमिकल्स की भाषा समझता है। तो सारे जो विचार हैं वो केमिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सभी विचार किसमें ट्रांसफर हो गए? केमिकल में। इसलिए तो जैसे कोई आप खराब बात सुनते हो तो एकदम से गुस्सा आ जाता है, गुस्सा केमिकल से आता है। आपको बहुत अच्छी प्यार की बात सुनते हो तो आप एकदम फिदा हो जाते हो, रोमांचित हो जाते हो। आपके भीतर ऐसे आनंद की तरंगे दौड़ने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पता नहीं जो भी कुछ हो जाता है। तो ये सब क्या होता है? गुस्सा में, प्रेम में, सब चीज, ये सारी चीजें जो भी विचार है सब संवेदनाएं। इसको हाइपोथैलेमस सिस्टम को बोला जाता है सीट ऑफ इमोशंस। एंड वहां से जो इमोशंस हैं वो केमिकल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो जाकर के खून में घुल जाते हैं। इसलिए विचारों का असर भी किस पर होता है? खून पर। हवा का असर, हवा कहां जाती है? हवा जाकर के वो भी खून में घुल जाती है, ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हवा गई खून में, पानी गया, ये भी यहां पेट में जाता है, पेट में से वो छुट आंतें खींच लेती है, सोख लेती है, फिर ब्लड को दे देती है। पानी गया खून में, जो भी हम खाना खाते हैं उसको, उसमें से उसको ये पचाती है हमारी आंतें, और पचा करके फिर उसमें से कुछ छोटी आंत में से, कुछ बड़ी आंत में से अलग अलग चीजों को ये हमारी आंतें अलग अलग करती हैं, उसको सेपरेशन करती हैं उसका केमिकल्स, जो जिस शेप में बॉडी को चीजें चाहिए उस शेप में वो ले लेते हैं उसको, केमिकल सोर्स, हार्मोन्स, मिनरल्स, विटामिन, आयरन, प्रोटीन आदि के रूप में जो उनको चीजें चाहिए उतना ले लिया। तो वो भी सारा खून में। खाना कहाँ गया? खून में। पानी कहाँ गया? खून में। हवा कहाँ गई? खून में। विचार कहाँ गए? खून में। ये जाकर के खून खराब करते हैं। ये खून खराबा तभी रुकेगा जब हवा ठीक होगी, जब पानी ठीक होंगे, जब आहार और विचार ठीक होंगे, तो ये खून खराबा रुक जाएगा। जो बाहर भी खून बह रहा है, खून टेस्ट कराते उसमें बीमारियों का पता लगता है। ये बढ़ गया, ये घट गया, ये कम हो गया, ये बढ़ती हो गया, ये केमिकल, ये सोल्ट, ये हार्मोन, ये सब खून से पता है। 99% बीमारियों का डायग्नोज ब्लड से हो जाता है। 99% बीमारियों की, रोग की जांच खून से, और 99% आदमी के खानदान में जो भी होता है वो खून से आता है। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपका कैरेक्टर, एवरीथिंग। इसलिए खानदानी बीमारियां होते हैं, खानदानी बदमाश होते हैं, खानदानी साहूकार होते हैं, खानदानी चोर होते हैं, खानदानी ईमानदार होते हैं, ये सारी चीजें खानदान से आती है। इसलिए भाई अपना खाना भी ठीक करो तो खानदान भी ठीक हो जाएगा।
ये बड़ी बात है। हम इन चीजों को महत्व नहीं देते, हम ऊपर ऊपर से चीजों को देख लेते हैं। इसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, इसके पास कितनी जमीन है, इसके पास कितने धन है, ठीक है, लेकिन भाई ये खानदान, ये होता है खानदान। इसको देखो, अब बेटी तो ले आए तुम, 5 करोड़ का दहेज मिल गया, लेकिन साथ में कैंसर लेके आ रही है। पोता होते ही ब्लड कैंसर होगा, ले 5 करोड़ की, बना ले चटनी। अब तो ये सब चीजें देखो, खास बात मैं ये दोनों पर लागू होती हैं। बड़ा सा घर देख करके शादी तो कर दी, बाद में पता लगा तो होमोसेक्सुअल है। बड़े खानदान में सिगरेट जला जला के मार दिया, अब इतनी बड़ी बीमारी हो रखी है, ये दूसरा विषय आ जाएगा, छोड़ो। ये बहुत चीजें हैं, देखा करो। आप बड़े बुजुर्ग हो, सोचो समझो आगे। ये आज तक हमारे पुरखों ने 200 करोड़ वर्षों तक इस धरती को ठीक ठाक रखा है। हम कोई पहले और अंतिम नहीं है। हमसे पहले न जाने कितने लोग पैदा हुए और हमारे बाद में भी न जाने कितने लोग पैदा होंगे, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ जिससे आने वाली पीढ़ियां हमको कृतज्ञता पूर्वक याद करें, हमको कोसे नहीं। 1,96,8,53,112 वर्षों से अपने पुरखों ने इसको बचा के रखा हुआ है। अब सब हमने गंदा कर दिया, खाना पीना, खानदान, ये खून, सब गड़बड़। अब आगे की बीमारियों पर आता हूं। अब खाने के बारे में 3 बातें और महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है आयुर्वेद में, को अरुक, रोगी कौन नहीं होता? तो रित भूख, हित भूख, मित भूख। जो ऋतु के अनुकूल खाता है, हर ऋतु में ऋतुचर्या होती है। ये योग संदेश जो मैगजीन आपको हम उपलब्ध कराते हैं, उसमें ये सब चीजें हम लिखते रहते हैं समय समय पर। पहले हमारे बड़ों को पता होता था किस ऋतु में किन चीजों को खाना है, सामान्य रूप से आप लोगों को भी पता है। ऋतु भूख, ऋतु के अनुकूल खाओ। मित भूख, कम खाओ। ज्यादा खाने से लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, मरते हैं। कम खाना, देखो एक तो होगा हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन, वो एक अलग विषय है, लेकिन संतुलित आहार और अल्पाहार। संतुलित मीन्स उसमें डिफरेंट मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लेकिन उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। मित भूख और हित भूख। वात, पित्त, कफ 3 तरह की प्रकृति होती है सामान्य रूप से। जिनके शरीर में बहुत गर्मी आदि होती है, आंखें बार बार गर्म हो जाती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा जिनको बहुत ज्यादा आता है, फिर पेशाब जिनका बहुत पीला पीला रहता है ज्यादातर, जिनके शरीर में गर्मी, इसको बोलते हैं पित्त प्रकृति। फिर कफ प्रकृति, बार बार गला खराब होना, बार बार सर्दी जुकाम बलगम होना, बार बार इन्फेक्शन होना, थोड़ा सा मोटापा भी होना, ये कफ की प्रकृति में है, कफ वाले। फिर वात जो है, जोड़ों में दर्द होना, गैस की प्रॉब्लम ज्यादा रहना, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट आदि, ये जो चीजें हैं ना, वायु की प्रकृति। वात, पित्त, कफ की प्रकृति के अनुसार आहार की व्यवस्था दी है आयुर्वेद में, उसको भी जरूर हमको सोचना चाहिए। फिर जो है सोने और बैठने का तरीका। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। हम बैठते हैं तो फिर और फिर ऐसे सीधे बैठो। ये बात अपने बच्चों को सिखाइए। सीधे बैठने में आपको करीब 6 महीना से 1 साल का समय लगेगा। बच्चों को भी बार बार बेटा सीधा बैठ जाओ, बेटा सीधा, प्यार से समझाना, नहीं तो बच्चे फिर उल्टा ले लेते हैं। और पहले तो अपने आप को ही समझाना। गुरुजी ने बताया था सीधा बैठना है। झुक के बैठने से, देखो मैं झुक के बैठ के बताता हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल बात है। झुक करके बैठने से क्या क्या होता है। तुम अपने शरीर पर बहुत अत्याचार करते हो। जब ऐसे बैठे, आंतें दब गई, लीवर पर प्रेशर आया, यूट्रस पर प्रेशर आया, पेनक्रियाज पर प्रेशर आया, फिर जो स्टोमक पर प्रेशर आया, हार्ट पर प्रेशर आया, लंग पर प्रेशर आया, और ये तो मेन तो यही है, पूरा बॉडी का इंजन खराब कर लिया तुमने। ड्राइवर यहां, इंजन यहां, ऐसे बैठो। फिर ऐसे झुक करके बैठते हैं तो आप जिनकी उम्र 40 के आसपास हो चुकी है, अपना जाकर के जो है वो एक्सरे करवा लेना। 99% लोगों की, 40-50 के आसपास है, 99% लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, लोमोस्पॉन्डिलाइटिस मिलेगा। खाली एक कारण से कि आपको बैठना ठीक नहीं आता।
गुजरात में एक भाई रामजी भाई करके, वो बैठने और सोने के शिविर लगाते थे। अभी मेरे से बीच में मिले, 15-20 साल पहले भी मेरे से मिले थे। फिर उनके बच्चे लगाते हैं आजकल। वो खाली 2 ही चीजें सिखाते हैं लोगों को। अब मैं तो इस शिविर में आपको हजारों चीजें सिखाता हूं, ये आपकी मर्जी है कि आप उसमें से कितना लेकर के जाएंगे। मेरा काम देना है, लेना आपका काम है, लेकिन बताना मेरा काम है। मैं आचार्य की भूमिका में हूं, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं। आपने बैठना और सोना ठीक से सीख लिया, खाना पीना देखना, ये छोटी छोटी बातें यही सीख लिया, तो आपके जीवन में ना कोई रोग होगा और ना कोई दुख होगा। ये 2 बड़ी बातें बता दी। बैठना ही नहीं आता हमको, ऐसे ऐसे बैठो, चाहे कुर्सी पर बैठो चाहे नीचे बैठो, ये लचर पचर ठीक नहीं है। फिर और कुछ तो ऐसे शर्मीले से होते हैं, गर्दन ऐसे रखते नहीं, भाई साहब ऐसे ही रखते हैं हमेशा। फिर इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, अपनी गर्दन की बुरी हालत कर ली तुमने, ये हालत कर, जाकर के चेक कराओगे ना, पैनी पैनी मिलेगी दोनों तरफ से, जैसे कस्सी होती है। आप अपने जाकर के एक्सरे करवा करके देख लेना, कहीं ना करवाए हो तो। बोलो, यहां कभी कभी जिनकी उम्र 40 से अधिक है, 40 या 40 से अधिक है, उनको यहां कभी कभी कितनों को दर्द होता है बताना, ईमानदारी से बताना। यहां ये कंधों के पीछे, यहां गर्दन, ज्यादातर को है जिनकी उम्र 40 के आसपास है। जो सीधे बैठते हैं उनको नहीं है, एक ही बात है छोटी सी। कमर में कितनों को कभी कभी या रोज दर्द रहता है। कमर के बारे में तो मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी बात है, या तो आपको कमर में दर्द था, या तो है, या तो होगा, इसके अलावा कोई है ही नहीं। ये बैठने की प्रॉब्लम है। बैठो सीधे, सो सीधे, या तो सीधे सो, साइड से भी सोते हो तो आपके जो पैर ऐसी पोजीशन में रहने चाहिए, घुटने पर घुटना, उसके बीच में, यदि मोटे हैं तो फिर घुटने मिलते नहीं, मेरे जैसे पतले हैं तो थोड़े घुटने मिलते हैं, तो उसके बीच में कोई कपड़ा रख लो थोड़ा। साइड से सो तो गर्दन और स्पाइनल कॉर्ड सीधी, बैठो तो स्पाइनल कॉर्ड सीधी, छोटी छोटी बातें। ऐसा कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे बोलें, कैसे खाएं, कैसे चलें, कैसे देखें, सबको के भीतर भगवान का ही स्वरूप देखो, सबसे प्यार से बोलो। परम पूज्य स्वामी